हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग स्पीडी के रेलवे समान अध्ययन का भाग 7 करने जा रहे हैं और ये सब जो है 1992 से लेके 2021 तक के रेलवे में पूछे गए सभी का क्वेश्चन पत्र है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टैटिक। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके चिन्ह, बजट तथा वैट और हिंदी भाषा का ज्ञान। आज के इस सीरीज़ में हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना स्टैटिक जीके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग है नीला, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और उसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रध्वज के निर्माणकर्ता कौन है? तो पिंगली वेंकैया है। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज के निर्माता है पिंगली वेंकैया और इसका प्रारूप जो है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को से प्रदान की गई है। लोग इसे अब 26 जनवरी 2002 से कोई भी इसे फहरा सकते हैं सम्मान के साथ। भारत के झंडा गीत की रचना किसने की है? तो भारत के झंडा गीत की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। तो भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है भारत का झंडा गीत है और इसके रचनाकार हैं श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ये है शक संवत और इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। सारनाथ वाराणसी के निकट है, यूपी में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है और इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह है राष्ट्रीय वाक्य। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त थे। कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त थे।
राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। राष्ट्रगान को सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था और इसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया है। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया है। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया है। तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है? हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया है। वंदे मातरम का जो प्रथम प्रकाशन था 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक थे ओमकारनाथ ठाकुर। ओमकारनाथ ठाकुर जो थे वो राष्ट्रगीत के प्रथम गायक थे, जिसकी धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने राष्ट्रगीत का धुन बनाया था और पहली बार ओमकारनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगीत को गाने में कितने समय लगते हैं? तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। यानी कि संसद का अधिवेशन जब शुरू होता है तो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन से शुरू होता है तथा समापन पे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से समाप्त किया जाता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। हमारे राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका नाम है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा ट्राइग्रिस। पैंथरा ट्राइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय फल है आम, जिसका नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका नाम है फाइकस बेंथालेसिस। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस, जो कि बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह खत्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करते हैं बजट तथा वैट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बजट क्या है। बजट जो होता है एक वर्ष का जो आय व्यय का इसको समझ लेते हैं ऐसे। हमारे
एक वर्ष का जो वित्तीय वर्ष होता है उसके आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं बजट के बारे में। बजट शब्द फ्रेंच भाषा बुजेट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द किससे बना है? तो एक फ्रेंच शब्द है बुजेट, बुजेट से ये बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम कब हुआ था बजट शब्द का प्रयोग? 1803 में। और इसका प्रयोग किस लिए? फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग हुआ और फ्रांस में आय व्यय के रूप में इसका प्रारंभ हुआ। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। बजट का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक तथा जन्मदाता कौन है? तो वो है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक एवं जन्मदाता हैं। बजट किस सूची में आता है? तो बजट हमारे समवर्ती सूची में आता है। बजट हमारे समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। आम बजट कहाँ पेश की जाती है? तो आम बजट को लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 से 18 तक जो है, वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम को पेश करते थे। पहले क्या होता था? पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को ये बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 और 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री ने फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पे ही पेश करना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है तथा 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक और समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था। रेल बजट को 1924-25 में अब सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, किंतु जिसे वर्ष 2007 में भाजपा सरकार ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया। जो रेल बजट और सामान्य बजट को 1924-25 में एक वर्ष समिति की संस्तुति पे अलग किया गया था, उसे भाजपा सरकार ने 2017 में फिर से इसे केंद्रीय बजट में मिला दिया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया। याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जिसे आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो थे जॉन मथाई, जो कि 1950 में पेश किए थे। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो बजटीय घाटा कहलाता है। बजटीय घाटा क्या होता है? तो हमारे बजट के जो आंकड़े होते हैं उसमें कितना हम लोग ने खर्च किया और कितना हमें इनकम हुआ, इसके बीच का जो अंतर होता है वो बजटीय घाटा होता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। आउटकम बजट को सबसे पहले किसने? पी चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना क्या होता है? शून्य आधारित बजट होता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किसने पेश किया था? तो राजीव गांधी ने किया था, जो कि 1987-88 में किए थे।
बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। बजट पूर्व जो होता है आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। संविधान का 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। उसमें जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 112 है उसमें बजट शब्द की चर्चा नहीं है, उसमें से है वार्षिक वित्तीय का विवरण। राज्य सरकार को बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। राज्य सरकार को बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। भारत में अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में किसने दिया था? लक्ष्मीकांत झा ने। वैट का संबंध किससे है? तो वैट का संबंध है बिक्री व्यापार कर से। वैट का संबंध है बिक्री और व्यापार कर से। यह क्या है? एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। वैट का क्या होता है? तो वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो हिंदी में इसे हम मूल्यवर्धित कर कहते हैं, को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन था? वैट सबसे पहले लागू किसने किया था? वैट 1954 में फ्रांस ने किया था। 1954 में फ्रांस ने वैट लागू करने वाला पहला देश है। भारत में वैट कब लागू हुआ था? तो भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। भारत में वैट जो है 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। वैट कब हुआ था? सबसे पहले भारत में हुआ था 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था और सबसे पहले हरियाणा राज्य ने इसे लागू किया था तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया था। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। भारत में सेवा कर कब शुरू हुआ था? तो ये 1994-95 में शुरू हुआ था। मॉडरेट, मॉडरेट क्या है? तो मॉडरेट है संशोधित मूल्यवर्धित कर। संशोधित मूल्यवर्धित कर को हम मॉडरेट के नाम से जानते हैं। इसको 1 अप्रैल 2000 को सिनवेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। याद रखिएगा, मॉडरेट किससे संबंधित है? मॉडरेट जो है उत्पाद कर से संबंधित है और इसे 2000 में 1 अप्रैल 2000 को सिनवेट में परिवर्तित किया गया। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन कब हुआ? चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया संबंधी का सुधार है कर ढांचे में सुधार से। कर ढांचे में सुधार से किस समिति का है? चलैया समिति, और इसका गठन 1991 में हुआ था। चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार की प्राप्ति यानी राजस्व की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। हम किसे राजकोषीय नीति कहते हैं? सरकार को जो भी इनकम प्राप्त होता है और व्यय होता है उससे संबंधित है। हमने इसके साथ ही बजट तथा वैट को ख़त्म किया। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का ज्ञान। अभी का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संविधान के किस भाग में? तो संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। हिंदी क्या है? राजभाषा है। और इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में किसे हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है और कब? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वो है हिंदी तथा दूसरी बांग्ला। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी तथा दूसरी भाषा है बांग्ला। भारत का तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है।
इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। किसे भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता की थी बीजे खेर ने। राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीजे खेर ने। और यह आयोग गठित की गई थी 1955 में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मेघालय और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जो थे मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जो थे मैथिली शरण गुप्त, उन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे सुमित्रानंद पंत थे। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? तो संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व की आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य जो है रामायण है तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहते हैं। सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं, जो कि 1992 माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन तथा कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत के आइंस्टीन कौन थे? नागार्जुन तथा कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं।
आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। हिंदू लॉ किसके के निर्माता कौन थे? तो हिंदू लॉ के निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 में किया था। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह नालंदा है और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में किया गया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में किया गया था और स्थान था नागपुर। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब किया गया था? तो 1975 में नागपुर में किया गया था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।